छूने की कोशिश की है या जिसे मैंने छुआ हो वो आज तक जिंदा नहीं बचा। और इस तरह न जाने कितने ही लोग आज तक मेरे हाथों से मारे गए, जिनमें मेरे अपने प्यारे भी शामिल थे। हालांकि मैं उनमें से किसी को भी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जो ये ब्लैक पावर है उसने किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखाया। वो एक एक करके यहाँ पे सभी को खत्म करती गई। आज इस जगह की जो भी हालत है उसकी सारी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे अंदर वो ब्लैक पावर होती ही नहीं तो आज सभी लोग जिंदा होते और ये जगह भी पहले की तरह हरी भरी होती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे जोर से रोते हुए खुद को ब्लेम करते हुए कहने लगी थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान हूँ। उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि बन्ने करो उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, ये सब में तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी। और ये कहकर बन्ने करो वहाँ पे तजू से कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स कोई बहुत बड़ा इवल कल्टीवेटर होगा जिसे खत्म करने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक लड़की निकली जो कि अपने किए हुए कांडों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू जो कि वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो अचानक वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये ब्लैक पावर आ गई। जिसमें वो लड़की वहाँ पे रोते हुए तजू को जवाब देते हुए बताती है कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब भी मैं पुरानी बातें याद करने की कोशिश करूँ तो वो सारी बातें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, लेकिन ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन मुझे यहाँ पे खत्म भी नहीं होने देती। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे रोते रोते हुए तजू को जवाब देते हुए बताती है कि ये सब उसी पर्सन की वजह से हो रहा था जो कि आपकी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो भी एक दिन आपकी तरह अचानक हमारी थर्ड मरीडियन में आया था, लेकिन वो पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इवन उसने यहाँ पे आते हुए मुझे अपने सभी प्यारे से दूर कर दिया था, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे और ज्यादा नहीं देखना चाहता था। काश मैंने उसी की बात मान ली होती तो कम से कम आज मेरे अपने प्यारे तो जिंदा होते। भाई उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे जल्दी से उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन था वो। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर डालने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे उस पर्सन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी घटने वाली बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था और वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने इसकी बॉडी एंड सोल का इस थर्ड मरीडियन के साथ कनेक्शन ही कट कर दिया था। मेरे ख्याल से वो पहले ही समझ चुके थे कि ये लड़की थर्ड मरीडियन के लिए खतरा है, इसलिए वो पर्सन पहले इसे थर्ड मरीडियन से अलग करना चाहता था। ऐसे तजू की बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो भी वहाँ पे काफी हद तक उनकी बात समझ आ गई थी। वो वहाँ पे चुपते हुए कहता है, लेकिन इस मैजिक का इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मास्टर जोजियान ही कर सकते हैं। और उन्हें आखिरी बार इस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपर रियलम से हमको अलग किया था, लेकिन वो सब तो ओल्ड मास्टर जोजियान को उस खतरनाक टर्नडाउन बीस्ट और मिल्टियन की वजह से करना पड़ा था। लेकिन ये लड़की तो मुझे किसी भी गलत नहीं लग रही। क्या यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है या फिर ओल्ड मास्टर जोजियान हमें यहाँ पे कोई हिंट देना चाह रहे हैं। बन्ने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू जी ने वहाँ पे सारा मजरा समझ आ चुका था। वो वहाँ पे बन्ने करो को जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में वो थर्ड मरीडियन के अंदर फैली हुई सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को किसी एक ही जगह पे ठिकाने लगाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि वो इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की सोर्स को खत्म ना कर पाए हो। इसलिए उन्होंने तलाश की एक ऐसी लड़की की जिसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग करते हुए सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को उसकी बॉडी के अंदर ही ट्रैप किया जा सके। और ऐसी बॉडी मिली उन्हें इस लड़की की जो कि उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को होल्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस लड़की की बॉडी से इसकी सोल को अलग करते हुए सारी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इस लड़की की बॉडी के अंदर ही डाल दी होगी। ऐसे तजू की बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे कहता है कि वो सब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया है वो तो आपकी पूरी मोटल फैमिली में से या ऑलमोस्ट जोजियन इस्तेमाल कर सकते थे या फिर उनके बाद आप। उसके अलावा तो कोई भी उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे आकर ये सब किसने किया होगा? और आप तो आज तक यहाँ पे आए नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सब ऑलमोस्ट जोजियन ने किया होगा। लेकिन उन्होंने ये सब किया क्यों होगा और इस सब के पीछे क्या वजह रही होगी? क्योंकि जहाँ तक मैं ऑलमोस्ट जोजियन को चाहता था वो ऐसे किसी लड़की की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बन्ने करो कि इन सारी बातों को वहाँ पे तजू के पास भी कोई जवाब नहीं था, पर इन सारी बातों का जवाब उन्हें वहाँ पे सेकंड मरीडियन के अंदर मिल सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक तजू ने वहाँ पे आके बढ़ते हुए अपना पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ एक ही पल में चारों तरफ पूरी मरीडियन में फैल चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक कैरेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और यही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी जो कि थर्ड मरीडियन को सेकंड मरीडियन के साथ जोड़ती थी और यही से सेकंड मरीडियन के अंदर जाने का रास्ता था। पर जैसे वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो उसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे फॉर्मेशन से कुछ वर्ड्स भी निकलकर बाहर आने लगे थे, जैसे पलकर बन्ने करो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि न जाने क्यों ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मुझे पहले भी कहीं देखी हुई लग रही है। और हाँ याद है, ये टेलीपोर्टेशन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब है कि थर्ड मरीडियन से सेकंड मरीडियन में जाने का रास्ता है। लेकिन ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो कह रही है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें रिपेयर करना होगा। और ये कहकर बन्ने करो वहाँ पे उस लड़की के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के बारे में कुछ पता है? लेकिन अभी बन्ने करो वहाँ पे उस लड़की से ये सब पूछ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो हेमल स्टोन अचानक वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि बाहर आते ही वहाँ पे तजू को बताते हुए कहता है कि फिफ्थ मरीडियन में मोस्टर ट्राइब के ऊपर हमला हो चुका है जिसमें हमारे सभी लोग खतरे में हैं। उस हेमल स्टोन की बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे तजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें फिफ्थ मरीडियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस फ्लोटिंग ने मोस्टर ट्राइब के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उनके काफी सारे लोगों को मार दिया था, जो देखकर पूरे मोस्टर ट्राइब में हड़बड़ी मच गई थी। हालांकि मिस उमा वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे सबका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक लिंसॉन वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन मिस फ्लोटिंग तो वहाँ पे लिंसॉन के सारे हमले ऐसे डॉज कर रही थी कि जैसे उसके सामने सारे हमले कोई मायने ही नहीं रखते। और इसी बीच हम देखते हैं कि निंग्यू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मिस फ्लोटिंग के पीछे आते हुए अपने स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो भी लगातार वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर्स की मदद से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग तो वहाँ पे निंग्यू के हमलों को भी बहुत आसानी से डॉज कर पा रही थी, जो देखकर वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उनके साथ खेल रही है। और तभी उसने वहाँ पे अपनी एक पीच की गुठली से निंग्यू के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे निंग्यू ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव हील लगाते हुए किसी तरह से रोक लिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक का रुख पड़ते हुए उसने वहाँ पे सुमो की तरफ कर दिया था। और ये अटैक अगर वहाँ पे सुमो को लग जाता तो सुमो को मारना तय था। इसलिए हम देखते हैं कि निंग्यू और लिंसॉन दोनों वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए जल्दी से वहाँ पे सुमो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि उन दोनों की कंबाइन पावर से बनाई हुई शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के अटैक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती और देखते देखते वो शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस सुमो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगी थी और उसने देखते देखते वहाँ पे उस अटैक को रोक लिया था, जो देखकर मिस सुमो अभी वहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहाँ पे पीछे जाती है जहाँ मिस फ्लोटिंग के उस अटैक की
वजह से उसके मास्टर ट्राइब के 2 और साथी मारे जा चुके थे, जो देखकर हम देखते हैं कि सुमो को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए कहती है फ्लोटिंग, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर जैसे सुमो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक लिन जून और निंग जू ने आगे आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लिया था। वो उसे वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, हमें इसे यहाँ पे हराने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। निंग जू की बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वापस स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि हनी तुम लोग चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम लोग यहाँ पे तब तक ही जिंदा हो जब तक मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ खेलने में मजा आ रहा है। जब मैं यहाँ पे जरा सी भी बोर हुई तो मैं उसी समय तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगी। मिस फ्लोटिंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जून वहाँ पे गुस्से से खुद से ही कहता है, अगर मेरा गुड स्टोन यहाँ पे मेरे पास होता तो मेरी पावर्स भी लिमिटेड नहीं होती और मैं यहाँ पे बहुत इजीली इस लड़की को हरा सकता था, लेकिन अफसोस अभी वो मेरे पास नहीं है। और अभी लिन जून वहाँ पे गुस्से से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, जो आते ही लिन जून वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो ऐसे भी बेवकूफ की तरह से ऊपर हमला कर रहा था, हालांकि इसे निपटने का तो मेरे पास एक और रास्ता भी है कि तुम दोनों से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे टाइम देना होगा। लिन जून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है, क्या फिर अब तुम यहाँ पे कौन सी ट्रिक प्ले करने वाले हो? जिस पे हम देखते हैं कि मिस सुमो अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसे कहते हैं कि ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और ये कहकर मिस सुमो ने अचानक वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस फ्लोटिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने तो वहाँ पे अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए बहुत ही इजीली मिस सुमो के हमले को रोक लिया था। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, अब ये सब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी निंजू ने भी पीछे से आगे बढ़ते हुए अचानक इसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे निंजू के हमले को भी बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे वहाँ पे किक मारते हुए वहाँ से उठा के पीछे फेंक दिया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन जून वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी कर चुका था, जिनके इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक बार फिर से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर अब की बार मिस फ्लोटिंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से लिन जून की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे तुम्हारी इन स्पिरिचुअल रूट्स को जड़ से ही उखाड़ना होगा। और ये कहते हुए मिस फ्लोटिंग अभी वहाँ पे लिन जून की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक साइड से अचानक निंजू ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे खसकते हुए काफी पीछे चली गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने काफी हद तक वहाँ पे निंजू के उस पावरफुल अटैक को रोक लिया था। जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे निंजू को मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी कमजोर सी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा लोगी? और ये कहकर उसने अचानक वहाँ पे निंजू को उठाकर पीछे फेंक दिया था। और निंजू वहाँ पे कुछ समझ पाती उससे पहले उसने निंजू के ऊपर वहाँ पे काफी से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जैसे निंजू तो वहाँ पे किसी तरह से बच गई थी। लेकिन जैसे वो अटैक जाकर वहाँ पे माउंटेन के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वो पूरा माउंटेन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सबके बावजूद भी निंजू वहाँ पे अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो उसने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल क्लोन्स को बनाते हुए तीनों तरफ से मिस फ्लोटिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे स्काई क्लोन को बराबरी की टक्कर देते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। और देखते ही देखते मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे एक साथ उसके तीनों क्लोन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि निंजू की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे नीचे